हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पी केमिस्ट्री में फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस समय हमारे यूट्यूब चैनल यानी बेस्ट कोचिंग क्लासेस में पिछले 3 या 4 दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बाराबंकी क्षेत्र का जो हैदरगढ़ एरिया था या जो हमारा एरिया था, ये थोड़ा इसमें कुछ ऐसे कोरोना से रिलेटेड केसेस आ गए जिससे इंस्टीट्यूट्स का जो वार्ड था वहाँ पर काफ़ी संवेदनशील एरिया रख दिया गया, जिससे जो है वीडियो आप लोगों के सामने नहीं ले पाए। और पुनः यानी जैसे हमें छुट्टी मिली, या कहने का मतलब ये है कि जैसे हमें इस एरिया से थोड़ा फ्री ओपनली टाइम मिला, आज मैंने सोचा कि चलो पुनः हम क्या करते हैं, नए सिरे से वीडियो डालना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पढ़ाई यानी जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, और उन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे RMLU यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों के अभी एग्जामिनेशंस छूट गए थे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ था कि जो यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा कि सारे स्टूडेंट जो भी हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, ठीक है, वो समझ लें कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, अब पुनः जो है बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए यानी आने वाले जून चल रहा है, इसी जून में उन्होंने क्या किया है कि 27 मार्च से लेकर, ठीक है, 11 जुलाई के बिटवीन जो है एग्जाम्स की डेट प्रोवाइड कराई है। और उन्होंने बताया है, ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ चीज़ों की, ऐसे बच्चे मैंने देखा कि जो एग्जामिनेशन चल रहे थे, BSc सेकेंड ईयर थे, BCom या हम कह सकते हैं BA हैं, ठीक है, और जो BA ऑनर्स के थे, BSc ऑनर्स के जो भी स्टूडेंट्स थे, उनके BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो मैथ्स और बायोलॉजी के कैंडिडेट थे, उनके जो एग्जाम छूट गए थे, यानी 70% उनके एग्जाम हो गए थे, लेकिन फिर भी 30% एग्जाम छूट गए थे, उन सारे एग्जामिनेशन की जो डेट जल्द ही यूनिवर्सिटी जो है प्रपोज कर रही है, यानी दे रही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये समझना है कि जो एग्जामिनेशन होंगे वो लगभग 27 से लेकर और 11 जुलाई यानी बिटवीन जो 11 जुलाई के बिटवीन क्या किया जाएगा, सारे पेपर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे और जुलाई के लास्ट तक जो है फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो है रिजल्ट आ सकता है। स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पहले हम आपको पिछले भी वीडियोज में इन चीजों की जानकारी दे चुके हैं कि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों से कास्ट लगाई जा रही थी और कुछ विद्यालयों में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल अफवाह में मत पड़िए, किसी भी बच्चे को कोई प्रमोशन नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनको सेकेंड ईयर में भेजा जाए, सेकेंड ईयर के बच्चे को थर्ड ईयर में भेजा जाए, तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज होने वाली यहाँ पर नहीं है। यूनिवर्सिटी में अभी क्या हुई है, ध्यान दीजिएगा, जो भी अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, मैचिंग या बैठक हुई है, बैठक होने के बाद ये संज्ञान में दिया गया है, सूचना दी गई है, ठीक है, और पेपर्स में इनकी नोटिस भी जारी की गई है कि आने वाले 27 जून से जो बच्चों के एग्जामिनेशन की डेट प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा कि जो तुम्हारे पहले के सेंटर थे, यानी जहां आप लोग एग्जाम दे चुके हो, वो सेंटर बिल्कुल चेंजेस कर दिए गए हैं। ऐसे, ठीक है, सेंटर जहां पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक स्थान पर प्रोवाइड किया जाए, यानी कम से कम 100 सेंटर नए बनाए जाएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यानी उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंटल कॉलेज हैं, अटैचमेंट कॉलेज है, यानी 100 सेंटर बनेंगे। उन 100 सेंटर पर बच्चों को नए सिरे से जो है एग्जामिनेशन किए जाएंगे, यानी कहने का मतलब एक नया सेंटर दिया जाएगा जिससे बच्चों को जो है नए सिरे से एग्जामिनेशन देना है वहां पर जाकर, ठीक। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि आने वाले ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, उस समय को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम क्या करें, अपने जो पेपर्स हैं उनको पुनः प्रिपेयर करें टाइम, क्योंकि टाइम कम मिला है, ठीक है, और जिसके बाद हम नए सेशन से जो है नए चैप्टर स्टार्ट करना प्रारंभ कर दे स्टूडेंट। तो ये जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी RMLU की, ध्यान दीजिएगा कि 27 जून से लेकर 11 जुलाई से के बिटवीन जो एग्जामिनेशन की डेट आने वाली, स्कीम्स आने वाली है, बिल्कुल अपडेट हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी आगे चलती रहे स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो आप लोगों के लिए, जितने भी सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल को देख रहे हैं। बाकी ये सोचना आप अपने फ्रेंड से जो स्टडी कर रहे हैं RMLU से, ठीक है, जिनके पेपर छूट गए हैं, उनको शेयर करते रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे लगातार जो है हम आपको सूचनाएं देते रहें। जो भी यूनिवर्सिटी से नए, ठीक है, डिसीजन आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने अपलोड करके समझा देंगे। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेस्ट केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। मैं PNT सर, बेस्ट कोचिंग क्लासेस हैदरगढ़ बाराबंकी से। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में, यानी कहने का मतलब अभी थोड़ी हमारी गैपिंग्स आ गई और इस टॉपिक्स में हम
जो हमारा बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस चल रहा था, जिस चैप्टर के बारे में हम आप सारे स्टूडेंट्स को स्टडी करा रहे थे, हमारा चैप्टर था कि मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट, मैंने पिछले टॉपिक में जितने भी सारे क्वेश्चंस रहे होंगे मैंने रियलाइज करा दिया था, आपको बता दिया था, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड और यूनिवर्सिटीज में आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यानी कहने का मकसद जहां से हमने ए से जेड तक जो भी क्वेश्चन थे उस चैप्टर के, मैंने सारे बच्चों को सेटिस्फाई कर दिया था और बता दिया था कि इस चैप्टर से इन क्वेश्चन को बोर्ड में, ठीक है, रखा जाना है, यानी ये क्वेश्चन बोर्ड में प्रोवाइड किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने उन क्वेश्चंस को ब्रीफली, यानी जो हमारे पिछले वीडियोस हैं आप देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, ठीक है, कि वे क्वेश्चन कौन कौन से आए होंगे, ठीक है, या उस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें स्टडी करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। चलिए आज हम क्या करते हैं, जो हमने यानी कहने का मतलब आने वाली जो प्रीवियस हमारी एग्जामिनेशन थी जो बीत चुकी है, यानी 2020 में हमने केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा, जो पहला पेपर था यानी 2020 का, जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन भी बहुत आए थे। कौन सा चैप्टर? मेटल एंड लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आज मैं एक पेपर लेकर आया हूं जो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर। स्टूडेंट्स आज मैं सोचूंगा कि मैंने बताया है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारा जो यानी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है बीएससी थर्ड ईयर 2020 का, हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा सेक्शन ए है, आज हम सेक्शन ए सॉल्व करके आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे, सेक्शन बी और सी के बारे में डिस्कशन कराएंगे स्टूडेंट। तो सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत समझना जरूरी है। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने और हम बताएंगे लिखने का तरीका कि हमें कितने वर्डों में लिखना जिससे हमारे फुली मार्क्स आ जाएं, यानी जो हमारा ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन है बीएससी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा ये पेपर है। पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन है, ध्यान दे, पेपर फर्स्ट, यानी 3 आवर हमारा टाइम होता है। इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 75 होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, बाकी जो प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें है क्या, अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन गिव द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। पहले जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से आएंगे उसमें क्या दिखाया गया कि अटेम्प्ट्स ऑल, जितने भी सारे क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और उनमें 50 वर्ड्स के बाद यानी कम से कम उनमें देना है, ध्यान देना। तो पहला, जैसे पहला क्वेश्चन आया है सेक्शन ए का, जो पहला क्वेश्चन, व्हाई डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा नॉट, यानी ऑक्ट। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बीएससी थर्ड ईयर 2020 जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है, ध्यान दीजिएगा, जो केमिस्ट्री यानी हम लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा ही, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर हम कह सकते हैं जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि व्हाई डेल्टा टी इज स्मॉलर देन, क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाई यानी डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ऑक्ट। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट सबसे पहले हमें ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, यानी ये जो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा वो 50 मार्क्स यानी 50 वर्ड्स में आएगा। ठीक, क्वेश्चन है फाई डेल्टा टी स्मॉलर देन डेल्टा ऑक्ट, यानी डेल्टा टी की जो वैल्यू है, यानी टी का मतलब स्टूडेंट सबसे पहले हमें ध्यान देना है व्हाट इज टी, राइट। तो ये जो क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करता है सबसे पहले हमें ध्यान देना है, क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियोस में आपको एक चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वो चैप्टर का नाम क्या है, बोलिए, बिल्कुल अब बताइए, देख लो, रिवीजन कर लो। चैप्टर का नाम क्या है, हाँ, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, उस चैप्टर से दिया गया स्टूडेंट। तो यहां पर सबसे पहले हम ये यानी डेल्टा टी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी का मतलब क्या होगा जब हम रिप्लाई करेंगे इसका आंसर में, तो यहां पर होता है, ध्यान देना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट, या ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या पूछा गया है कि व्हाई डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ऑक्ट। तो और डेल्टा ऑक्ट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्ट्राहेड्रल, ऑक्ट्राहेड्रल, ठीक है, बाकी सब ठीक है।
यानी कहने का मकसद क्या हुआ, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वैल्यू से स्मॉलर क्यों होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट कि व्हाई डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ऑक्ट, ठीक है। तो डेल्टा टी जो है डेल्टा ऑक्ट के स्मॉलर क्यों होगा, तो इसके कुछ रीजंस है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, इनके कुछ क्या है, रीजंस हैं, यानी इनके कुल एप्लीकेशंस हैं, ध्यान दीजिएगा। ये किस पर डिपेंड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा टी इज, ठीक है, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेल्टा टी क्या होगा और डेल्टा ऑक्ट। तो डेल्टा टी का मतलब होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और डेल्टा ऑक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन हमसे बिगिन करता है, यानी जो स्टार्ट होता है कि व्हाई डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा ऑक्ट। तो हम जानते हैं देयर आर ओनली 4 लिगेंड, समझ सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा टी इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसका करना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उसकी जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलर प्राइमरी ड्यू टू द सम रीजन्स, राइट। यानी इनके कुछ फैक्ट हैं या इनके कुछ कारण हैं जिसके द्वारा हमें समझ सकते हैं कि इनकी वैल्यूज में क्या आता है, कुछ डिफरेंशिएशन आता है। पहला रीजन क्या होता है, देयर आर ओनली 4 लिगेंड्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, देयर आर ओनली 4 लिगेंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें केवल 4 ही लिगेंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो लिगेंड फील्ड इज ओनली 2/3, यानी जो उनकी लिगेंड फील्ड होगी वो केवल क्या होगी, 2 और 3 होगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग ओनली, लिगेंड फील्ड में क्या स्प्लिटिंग जो होगी ओनली कहां होगी, 2 और 3, ठीक है। जो लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो भी क्या होगी, ओनली 2 और 3। कंपेयर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं क्या देखूंगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में इनकी जो लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, बिटवीन 2 और 3 होगी, ठीक है। नंबर 2 हमारा क्या होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल डज नॉट कोइंसाइड, द डायरेक्शन ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल डज नॉट कंसाइड, ठीक। जो मेटल डी ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल जो है कंसाइड नहीं होगी विद द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड, ध्यान देना,
with the direction of ligand, ठीक है। यानी जो डायरेक्शन ऑफ लिगेंड है उसकी अपेक्षा इसमें जो है बिल्कुल इसकी डायरेक्शन कंसाइड नहीं होगी, ठीक। thus reduce the crystal field splitting, इस प्रकार उनकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, इन 2/3। तो हम क्या करेंगे, यानी जो 2 और 3 डायरेक्शन में क्या देखता हूं, ठीक है, उनकी जो मोमेंटम एनर्जी होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी स्टूडेंट। इसमें होगा क्या, लास्टली क्या होगा हमें बहुत समझने की इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, द टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, सो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2/3, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 2/3। यानी कहने का मतलब हो जाएगा इसकी जो टोटल क्रिस्टल फील्ड हो जाएगी 4/9 डेल्टा आर्क्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो वैल्यू होगी उसकी अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर हमारा ये पहला क्वेश्चन 2020 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीटली हम रियलाइज करना चाहें, यानी कंप्लीटली कैसे लिखेंगे, तो व्हाई डेल्टा टी इज स्मॉलर देन डेल्टा नॉट, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम जानते हैं स्मॉलर, ठीक है, प्राइमरी ड्यू टू द सम रीजन। इनके जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं हम क्या देखते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, यानी कहने का मतलब जो हमारा सेक्शन ए चल रहा है स्टूडेंट, आज मैं केवल सेक्शन ए के बारे में आपको रियलाइज कराऊंगा, और ये 100% है कि जो अवध यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन आते हैं उसमें कम से कम 85% क्वेश्चन ऐसे हैं रिपीटिंग क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, वो अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे ISJU यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो LU यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होगी, तो मैंने बताया कि जो उनका सिलेबस होगा वो लगभग सिमिलर होगा। केवल चैप्टर जो है वो क्या कर सकते हैं, इवन ऑर्डर के फॉर्म में यानी आगे पीछे रखे जा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इंपॉर्टेंस होंगे, तो बिल्कुल रियलाइज करिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, तो यानी हम कह सकते हैं इन्हें 50 वर्ड में इस तरह क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिले, ठीक है। ये ध्यान देने का प्रयास करिए, यानी रीड के साथ राइटिंग भी बहुत होना जरूरी है। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सेक्शन बी स्टूडेंट्स, यानी सेक्शन ए का जो सेकंड यानी जो बी ऑप्शन है उसमें क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in Fe3+ ion for octahedral field, in Fe3+ ion for octahedral field, octahedral field, right? ऑक्टाहेड्रल स्टूडेंट आगे दिया है थोड़ा वीक फील्ड, राइट स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा और उस कॉम्प्लेक्स में आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें दिखाना होगा कि टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, यानी आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमें दिखाना उस कॉम्प्लेक्स को दिखाकर। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि Fe3+ आयन है, यानी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, Fe3+। उसके बाद स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स कैसे है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और लेगेंड कैसा है स्टूडेंट, वीक फील्ड लेगेंड है। ठीक है, कैसा है, वीक फील्ड लेगेंड है। ठीक, तो हमें दो चीजें ध्यान देना है। अगर लेगेंड वीक फील्ड होगा, अगर लिगेंड वीक फील्ड होगा तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी लूज होगी देन पेयरिंग एनर्जी, राइट। तो जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जब डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होगी स्टूडेंट्स, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स सदैव हुंड के अकॉर्डिंग जाएंगे, राइट। यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएंगे। ठीक है, तो वो हायर एनर्जी लेवल की ओर कैसे जाएंगे, आइए हम एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्ट्रक्चर को समझाने के बाद उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम दो सिस्टम से दिखा सकते हैं, एक सिस्टम हम ओरल डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं और एक सिस्टम एक सिंपल तरीका से। तो आइए हम सबसे पहले, चूंकि दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe3+ आयन फॉर ऑक्टाहेड्रल यानी वीक फील्ड लेगेंड। कोई वीक फील्ड लेगेंड दिया गया है, Fe3+ आयन स्टूडेंट दिया गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल ओरल डायग्राम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बना लेंगे। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है, पहले स्टूडेंट ये हमारा d ऑर्बिटल है, d में टोटल 5 ऑर्बिटल है, यानी कौन कौन से आपको मालूम है, dxy, dyz, dzx, dz का स्क्वायर, dx या dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, dz का स्क्वायर, ये हमारे होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है स्टूडेंट, जब इनको एनर्जी दी जाती है तो ये जो हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ये लास्टली 2 पार्ट्स में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, ये ध्यान दीजिएगा, जिनकी हायर एनर्जी होती है, हायर एनर्जी, वो कहाँ जाते हैं, वो हायर एनर्जी की ओर जाते हैं, तो ऐसे ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं, एजी ऑर्बिटल कहलाते हैं। और जिनकी लोअर एनर्जी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, T2G। स्टूडेंट ये कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx, ये dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, dz का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये 5 ऑर्बिटल हो गए। अब इन 5 ऑर्बिटल्स को स्टूडेंट हम कैसे, ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये स्मॉल t है इसका मतलब क्या होता है, ट्रिपलेट। ठीक है, और E का मतलब क्या होता है, यानी G एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है, G का मतलब होता है व्हाट इज G। ठीक है, G डिग्रेस मीन्स जर्मन, जिसका अर्थ होता है इवन। ठीक है, जिसका अर्थ स्टूडेंट क्या होता है, इवन होता है, यानी विषम, यानी विषम होने के कारण इसको हम क्या करते हैं, G यानी ग्रेड से दिखाते हैं। ये भी G, ये क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है, यानी EG का मतलब होता है डबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डबल। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा कि EG का मतलब, यानी इनका तो ये भी जर्मन वर्ड से है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, डबल होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट थ्रू। तो स्टूडेंट ये देखना, यहां पर पूछा गया है, ठीक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इनके पास। ठीक है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब क्या होगा, Fe3+ में एटॉमिक नंबर होता है 26। Fe का कितने प्लस हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। ठीक है ना,
स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन हटा देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वहां से क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। जब वहां से हम 3 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने बचे हैं, ठीक है, यानी जो पेयरिंग नहीं है, ठीक। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर हम दिखाना चाहें तो ठीक है, तो यहां 3 यानी बनेगा 23, ठीक। 23 का मकसद हो जाएगा, यानी हम 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 23 का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट D3, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा Fe3+ का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, यहां पर क्या हो जाएगा 3+ है 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 3d3 का मतलब क्या होगा, अब d में यहां पर यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहां से हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक। तो Fe++ यानी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां हो जाएगा 5, ठीक है। तो स्टूडेंट 5 इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पर क्या है, बचे हैं, यानी ये जो सिस्टम होगा ये सिस्टम बनाएगा D5 सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम क्या बनाएगा, D5। और स्टूडेंट अब बात आती है कि वीक फील्ड, देखो जब भी कोई लेगेंड क्या होगा, वीक फील्ड होगा। अगर ये स्ट्रांग फील्ड होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन हुंड के अकॉर्डिंग जाते, अगर ये स्ट्रांग फील्ड होता तो इलेक्ट्रॉन किसके जाते स्टूडेंट, हुंड के अकॉर्डिंग जाते, ठीक है। तो अगर लेकिन हाँ हुंड के अपोजिट जाते, लेकिन ये कैसा है ध्यान देना, तो मुझे मालूम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लेगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लेगेंड, यानी कहने का मतलब क्या, हम देखते हैं कि जो वीक फील्ड लेगेंड के प्रेजेंट में क्या होगा स्टूडेंट, जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जब पेयरिंग एनर्जी से इसकी वैल्यू कम होगी तो जो स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक। तो स्प्लिटिंग की प्रोसेस लो होने के कारण जो डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, वो क्या होंगे, वो हुंड के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो हुंड ने क्या बताया था, हुंड ने कहा था कि जहां तक पॉसिबल हो सके इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहिए, 1 1 करके यानी भर देना चाहिए, ठीक। जहां तक पॉसिबल हो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, ठीक है, समान एनर्जी में भरना चाहिए। मैं जानता हूं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेट हैं, यानी जितने भी 5 ऑर्बिटल वो इक्वल एनर्जी के, राइट। तो डीजनरेट होने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस वीक फील्ड लेगेंड के प्रेजेंस में, ठीक है, वो स्प्लिटिंग बहुत ही कम करेंगे, यानी वहां डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नीचे ना यानी ऊपर, ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेंगे, वो हायर एनर्जी को ओर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पेयरिंग एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर क्या देखते हैं स्टूडेंट कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ना बनाकर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन यहां T2G में चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, EG में। तो स्टूडेंट पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3++ आयन फॉर ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड लेगेंड, ठीक है, या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो आइए अब चलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। चूंकि ये पेयरिंग नहीं है स्टूडेंट, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि इन, ध्यान दीजिएगा, Fe3+ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमें मालूम है किसमें, इन वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा क्या, कि इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 5, यानी हमें बिल्कुल समझ के रीराइट कर लेना, कंप्लीट कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की ओर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत मिसलिनियस क्वेश्चन आया है, जो कि हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट यानी इस चैप्टर से तो नहीं है, लेकिन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यानी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं, जहाँ से स्टार्ट होगा इसमें, और जो इनके कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें ये क्वेश्चन आएगा। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, किनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल जो कॉम्प्लेक्स होगा बीएससी थर्ड ईयर का, उस चैप्टर से क्वेश्चन रखा जाएगा। स्टूडेंट आया है राइट स्ट्रक्चर, यानी एक क्वेश्चन है सी क्वेश्चन, यानी जो हमारा क्वेश्चन है राइट द स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, राइट द स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बना के आप उसका स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर दीजिए, यानी ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ द, क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जल्दी, फॉलोइंग रिएक्शन। स्टूडेंट्स एक आपको रिएक्शन दी गई है, गिवन है, क्योंकि 2020 में जो केमिस्ट्री फर्स्ट का पेपर आया है, यानी यहां पर क्या है PtCl4 2-, उसके बाद यहां है NH3 है, यानी कहने का मतलब यहां पर ट्रांस इफेक्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन ए, उसके बाद यहां NO2 दिया गया, NO2- में होगा स्टूडेंट, और यहां पर क्या दिया है, बी दिया गया है। अब बता रहे हैं चलो भाई इनके जो है क्या बनाओ, स्ट्रक्चर यानी प्रोडक्ट ए और बी के स्ट्रक्चर बना दो, ठीक। तो स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा PtCl4 स्टूडेंट, PtCl4 एक ट्रांस स्ट्रक्चर के थ्रू हम दिखा सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर अगर रिप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे Pt, यहाँ Cl, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यानी जो ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो यहाँ 2- होगा, राइट। अब ये 2- के बाद क्या होता है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम जब क्या करते हैं रिएक्शन इनकी अमोनिया सॉल्यूशन में कराएंगे, यानी NH3 से, NH3 से कराने पर क्या होता है, NH3 क्या करेगा, एक Cl को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। स्टूडेंट यहाँ NH3 क्या करेगा, एक Cl को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब NH3 के प्रेजेंस में, यानी ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो ये Cl यहाँ से रिलीज होगा। जो नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो किस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा Cl, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्या Pt, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा हमारा Cl, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा NH3, ठीक है। और इनके पास स्टूडेंट अब NH3 क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रल लिगेंड है, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूट्रलिटी होने के कारण हम क्या देखते हैं, न्यूट्रलिटी होने के कारण ये एक दूसरे में अपोजिट, यानी न्यूट्रलिटी होने के कारण ये जो माइनस है न्यूट्रल करेगा, तो यहाँ पर माइनस का बना जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा ए प्रोडक्ट, और ए प्रोडक्ट का ये बन गया स्ट्रक्चर, राइट। ए प्रोडक्ट का ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये जो इफेक्ट होगा हम कह सकते हैं मिसलिनियस है, कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दूसरे सिस्टम में क्या करेंगे, अब पुनः हम इनकी जब रिएक्शन कराएंगे NO2 से, यानी NO2 भी क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, NO2 क्या होता है स्टूडेंट, NO2 यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा एक Cl को, क्योंकि NO2 की जो रिएक्टिविटी है Cl से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इनको रिलीज करेगा तो जो हमारा, यानी जब ये थोड़ा समझने का प्रयास करो, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हमारा B होगा, यहाँ Cl बनेगा, यहाँ Pt हो जाएगा, यहाँ Cl, और यहाँ पर हो जाएगा NO2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा NH3, और ये जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ठीक है, जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट कैसा, B प्रोडक्ट। कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर आया है डी, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, डी क्वेश्चन आया है स्टूडेंट। डी क्वेश्चन आया है, व्हाई Cr3 प्लस n ऑलवेज फॉर्म पैरामैग्नेटिक, व्हाई
Cr3 + ion always forms paramagnetic complex. पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये दिया गया है कि जो क्रोमियम थर्ड आयन है वो सदैव अनचुंबकीय स्ट्रक्चर क्यों बनाता है, यानी जो Cr3+ आयन है वो सदैव पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्यों करता है। ठीक है ना, तो पैरामैग्नेटिक के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मींस क्या होता है, इसका मतलब उसमें होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो क्या कहलाएगा, एक पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टूडेंट। तो Cr3+ का मतलब होगा इसका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट कितना होगा, 24 होगा, राइट। ध्यान दीजिएगा 24 इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो सबसे पहले एक काम करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो क्रोमियम का क्या होगा स्टूडेंट, क्रोमियम का होगा 3d5 4s1, राइट। यानी कहने का मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, Ar यानी 18 मैं करूंगा 3d5 4s1। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, 2 यहां से करेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जब रिलीज करेगा तो जो, यानी कहने का मतलब जो Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 3d3 और 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब ये ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं हम d ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बना लेंगे। यानी d में टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, कौन कौन से, dxy dyz dxz dx² - y² dz², राइट। यानी जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इन 5 ऑर्बिटल्स में हमें क्या दिखाना है कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड किए गए। ठीक, तो ये 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए यहां पर 3 हैं। कितने स्टूडेंट, 3। कौन कौन से हैं, अब डी में आप ध्यान दीजिएगा, Cr3+ की बात आई है, यानी 1 2 और 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर कोई लेगेंड आ भी रहा है, सपोज दैट H2O है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक लेगेंड अगर H2O है, सपोज दैट ये न्यूट्रल लेगेंड है NH3 आ जाए, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी क्या है, लोन पेयर। सपोज यहां मान लीजिए Cl- कोई भी लेगेंड अगर आ जाए, चाहे स्ट्रांग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लेगेंड हो, कोई भी लेगेंड अगर इनके पास आए तो मैं क्या देखूंगा, वो लेगेंड आएगा तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, सब यहां Cl मान लो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, H2O आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर वो स्ट्रांग है स्टूडेंट, तो अगर वो स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन कहां भेजेगा, यहां भेजेगा, उनके अपोजिट जाएगा। हुन के अपोजिट भी गया तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन गया उसके पास, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहां पर, अनपेयर्ड है स्टूडेंट। क्या है, अनपेयर्ड। अगर वो वीक फील्ड लेगेंड होगा तब भी अनपेयर्ड होगा, अगर वो स्ट्रांग फील्ड लेगेंड होगा तब भी अनपेयर्ड होगा। इसका मतलब वो चाहे वीक फील्ड लेगेंड हो और चाहे वो स्ट्रांग फील्ड लेगेंड हो, किसी भी लेगेंड के प्रेजेंटेशन में Cr3+ आयन सदैव पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करेगा। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब 100% ध्यान देना कि इन Cr3+ नंबर ऑफ 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोकलाइज या इंडिकेटेड। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है कि, ठीक है, when strong field ligand approach to the nearer of central metal atom but it split according to Hundul does not according Hundul, हम कह सकते हैं according to Hundul के भी जा रहे हैं और Hundul के अपोजिट भी जा रहे हैं, फिर भी ये जो डी कॉम्प्लेक्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर देंगे इन डी ऑर्बिटल ऑफ Cr3+। तो मैं कह सकता हूं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उसका नेचर जो होगा वो सदैव पैरामैग्नेटिक होगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 2020 में 2020 इन बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लीजिए। केवल इस तरह समझा देने से, लिख देने से हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। चलिए कंप्लीट करें। चलो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा।
स्टूडेंट एक क्वेश्चन आया है, यानी जो हमारा 5 क्वेश्चन आया है, यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया है, ये भी बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के लिए आया है। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COF6 माइनस। द मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, देखो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COH6, ये मेटल लिगेंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी चैप्टर से स्टार्ट है स्टूडेंट। पहला चैप्टर जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा दिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन करने का प्रयास और समझने का प्रयास करिए। यहां पर 3 माइनस दिया गया, ठीक है। इज 4.898 इज 4.898, यानी कहने का मतलब यहां पर दिया गया BM का मतलब क्या होगा, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। एंड दैट ऑफ CONH3 का होल हेक्सा, CONH3 का होल हेक्सा 3, यानी 3 पॉजिटिव इज 0 0, यानी Z0 BM। एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समय न बर्बाद करके अगर इस क्वेश्चन को किया जाए तो तरीका मैं बता दे रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है, केवल तुम्हें क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक मोमेंट। स्टूडेंट क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सबसे पहले क्या करोगे, चुपके से ये समझने का प्रयास करो कि यहां पर मेटल कौन सा है। पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट इसका निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, पहला होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COF6 माइनस। स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, तभी मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए CO और यहां F की लेते हैं, F6 है, इनका X मानेंगे, इनका कितना है, यानी 6 - 1 इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -6 इज इक्वल टू -1, हम -3। स्टूडेंट यहाँ जो करेंगे सिमिलरिटी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 + 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3। यानी स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इनकी, +3, यानी +3 आ गई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आने पर स्टूडेंट मैं क्या देखता हूं कि इनमें किस प्रकार का लिगेंड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। NH3 है क्या, NH3 एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है स्टूडेंट, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। NH3 एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, चुपके से आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दो। यहां पर क्या करोगे, ये हमारा हो जाएगा T2G, ये हो जाएगा EG स्टूडेंट, राइट। अब देखो कि यहां पर CONH3 में कितने NH3 हैं, 6। अब ये भी ध्यान देना, NH3 कितने हैं, ठीक है ना, कितने NH3 उनके साथ क्या है, अटैच। अब वहां पर तो हमें मालूम है CO की ऑक्सीडेशन ये न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर देखना है, यानी COF6 दिया गया स्टूडेंट, ठीक। CO क्या है, F6। तो एक हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यहां पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, हम COF6 यानी सॉरी ये वीक फील्ड लिगेंड स्टूडेंट ने ध्यान दीजिएगा, इसका बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब CO हम 3+ का करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 S, यहां पर क्या हो जाएगा P, ठीक है। कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी 2 1 3 2, ये 28 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 6 7 एंड 8। स्टूडेंट अब क्या होगा, ये हो जाए कोबाल्ट इन ग्राउंड स्टेट। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट के पास कितने हैं। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे इनके पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 3 हो जाएंगे।
3, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इनके पास 3। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 कैसे हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 2 यहां से निकाल देंगे और 1 यहां से निकाल देंगे, ठीक है। तो जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टूडेंट, तो इनका जो बोर मैग्नेट्रॉन होगा वो कितना होगा, इतना होगा, ठीक, समझे नहीं। अब ध्यान देना, अब 0 इनका क्यों है, यानी CONH3 का होल हेक्सा 0 क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है स्टूडेंट कि CONH3 का होल हेक्सा के करेंगे, यानी इनकी तो वैल्यू आ गई कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा फार्मूला होगा n यानी n+2 के बेसिस पे करेंगे, तो स्टूडेंट यानी यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, और 3 + 2 यानी 18, इसकी जो समथिंग वैल्यू आएगी यानी 4.98 समथिंग एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक। और अगर हम इनका कैलकुलेट करना चाहें स्टूडेंट, तो CO उसके बाद NH3 दिया है, तो NH3 में क्या होगा स्टूडेंट, NH3 एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को यहां प्रोवाइड करा देगा, इस इलेक्ट्रॉन को वो इनर ऑर्बिटल में क्या करेगा, भेज देगा। यानी इनर ऑर्बिटल में भेजने का मतलब क्या होगा, NH3 अपने प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट क्या करेगा, उसको इनर ऑर्बिटल में भेज देगा, ठीक है। तो इनर ऑर्बिटल में भेजने के कारण, यानी सॉरी ध्यान दीजिएगा, वो 4, जी हाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें फर्स्ट में, यानी कहने का मतलब n+2 होगा, ठीक है, किसमें, COH6 3- में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमारा रूल होगा, यानी 4/4 प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक, स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिएगा, यानी 4 अंडर रूट कितना होगा 24, जिसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 4, ठीक है, 898, यानी जो इसकी बोर मैग्नेट्रॉन की जो इसकी वैल्यू आएगी वो इतने BM आएगी, ठीक। ये तो वैल्यू उसकी हो गई। अब इनमें देखना है, इनमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने, तो स्टूडेंट जब 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, ठीक। तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो मैं क्या देखूंगा कि एक्साइटेड स्टेट के बाद जो हाइब्रिड स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा CO का, यानी CO3+ का कितना होगा स्टूडेंट, वो इस टाइप से होगा। यानी कहने का मतलब 1 2, ठीक है, और ये भी पेयर हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 4, यानी जब 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो ये भी यहाँ जाएगा, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 6। अब कौन कौन से ऑर्बिटल बचे स्टूडेंट, अब इनके पास s ऑर्बिटल बचा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 3 इनके कौन से हैं, p ऑर्बिटल। अब ध्यान दीजिएगा हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा स्टूडेंट, ये 6 जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इनको देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनको देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको देंगे, 2 इनको देंगे, 2 इनको, 2 इनको। तो नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट मैं क्या देखता हूं, सारे पेयर्ड हैं, ये भी क्या हैं, पेयर्ड हैं, और ये भी क्या हैं, पेयर्ड हैं, और ये भी क्या हैं, पेयर्ड हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, अगर हम क्या करें कि इन CONH3 का होल हेक्सा 3 पॉजिटिव में इनकी वैल्यू 0 क्यों आई, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, तो BM इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या होगा फॉर्मूला, √n/n+2, राइट। ध्यान देना स्टूडेंट, तो यहां पर 0 क्या हो जाएगा 0+2, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 स्टूडेंट। अगर ये ध्यान देना BM इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेक्शन का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे, ठीक, जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करिए। BSc 3rd ईयर के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया है, यह भी क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है यहां पर, calculate the effective atomic number of Cr, calculate the effective atomic number of Cr in CO का होल हेक्सा, राइट, यानी हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। AN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर,
ठीक है। तो सबसे पहले होता है A माइनस, ठीक है, या हम लिख सकते हैं Z माइनस O, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा Z माइनस O प्लस 2 मल्टीप्लाई L, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड, ठीक है ना स्टूडेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये AN का फार्मूला है, जहां पर Z इज इक्वल टू क्या होता है एटॉमिक नंबर, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें ध्यान देना, चूंकि सबसे पहले कि जो Cr उसके बाद CO का होल हेक्सा, ये क्या है न्यूट्रल लेगेंड है, क्या है उदासीन लेगेंड है। उदासीन लेगेंड कैसे है, तो सबसे पहले Cr की सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ये न्यूट्रल लेगेंड है, ठीक है। तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा x, यहाँ 6 है 6, और उसके बाद माइनस जी, ठीक है 0 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी होगी, क्रोमियम यानी क्या करेंगे 24 इनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, यानी जो EAN निकालेंगे इसके स्टूडेंट, तो 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई लेगेंड कितने स्टूडेंट 6 हैं, यानी 6 करेंगे, 2 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लेगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यानी 24 और प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो स्टूडेंट हो जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा 12, यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो हो जाएगा EAN, ठीक है, ऑफ, ध्यान दीजिएगा Cr CO का होल हेक्सा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन होगा ये ध्यान दीजिएगा, ये EAN भी हमारा क्या हो जाएगा निकल जाएगा। लास्टली क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन आया है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट मेटल्स आर प्रेजेंट इन विटामिन B12, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12, हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो स्टूडेंट केवल ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, विटामिन 12 यानी हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल के बारे में डिस्कशन किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो जो विटामिन B12 में आएगा हमारा, विटामिन B12 में हमारा आता है कैल्शियम, जिसका सिंबल होता है Ca, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की बात आई, इसमें जो मेटल होगा वो हमारा Fe, यानी जिसको बोलते हैं आयरन, ठीक है, जिसका फार्मूला होगा Fe। और क्लोरोफिल, फिल में ध्यान दीजिएगा हमारा मैग्नीशियम मेटल होगा, जिसको हम क्या करते हैं Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन A के जो क्वेश्चन थे, यानी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, आज के जो है टॉपिक मैंने फिनिश कर दिए, बाकी के क्वेश्चन कल अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।